देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और 27 फरवरी को गणित का पेपर देने जा रहे हैं, तो देखिए ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए अब तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं, क्योंकि इस क्लास में देखिए मैंने आप लोगों के लिए 27 फरवरी को जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे मैं उनको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्लास 10th की तैयारी कराता हूं। ठीक है, और देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न। और देखो आप सभी को मैं पहले बता देता हूं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये 20 आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो यानी आप लोगों को 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। और देखिए मैं पहले से ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन क्या हुआ कैमरा नहीं चालू था, तो जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगा सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको हूबहू एकदम यही क्वेश्चन एग्जाम में कल के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। यहां पर पूछा गया है आपसे कि यदि संख्याओं, देखो संख्या दे दी गई है आप लोगों को, 306 दे दी गई है, 657 दे दी गई है। ठीक है, दो संख्याएं आपको दे दी गई हैं और आपसे इसमें क्या कह रहा है, आपसे इसमें यह कह रहा है कि यदि दो संख्याएं दे दी जाएं और HCF आप लोगों को 9 दे दिया जाए। ठीक है, दो संख्याओं का HCF आपको 9 दे दिया जाए, तब आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है, क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, दो संख्याएं दे दी जाती हैं, एलसीएम दे दिया जाता है और एचसीएफ पूछ देता है। या तो आपके एग्जाम में आएगा एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ देगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आप लोग लिख कर रख लेना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके का जरूर पूछा जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि आप लोगों को कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। देखो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपको लगाना है। फार्मूला इसका ये होता है भाई कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, जो भी आपका एलसीएम निकले, जो भी आपका एचसीएफ निकले, उसका गुणनफल और बराबर में दोनों संख्याएं जो आपको दे दी जाएं। ठीक है, तो इस फार्मूले का उपयोग करके आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन को लगा सकते हो। और हम लोग पहला प्रश्न लगा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से देखना आप लोग, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 के 20 नंबर आप एग्जाम में लेकर आओगे। देखो सबसे पहले एलसीएम कितना दे रखा है, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ हम लोगों को 9 दे रखा है। ठीक है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। पहली संख्या ए हमारी 306 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। बी हम लोगों को 657 दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करोगे। 9 को इधर ले आएंगे हम लोग, 306 गुणित 657 बटे में 9। ठीक है, और एलसीएम अगर आप यहाँ से देखोगे तो काटोगे तो काट लो, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12। तो फाइनली यहाँ से अगर आप 34 का मल्टीप्लाई 657 से करोगे, ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ से देखिए ये वाला आंसर आप लोगों का आ जाएगा, यानी 22 33 8, 22 33 8, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। मैं इस प्रश्नों को पहले से ही करा चुका था एग्जाम में। ठीक है, ये प्रश्न मैंने पहले से ही करा दिए थे, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मुझे वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा तो भाई आपके 20 में 20 नंबर छूट जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इस टाइप का एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम में ज़रूर रखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। अब अगला प्रश्न देखो आप लोगों का है यहाँ पर, देखो ये भी प्रश्न वैसा का वैसा प्रश्न है जैसा आगे वाला था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इस टाइप के प्रश्न मैं कह रहा हूँ फिर से लगाकर चले जाना, भूल कर भी इन प्रश्नों को मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भैया आप लोगों को 3 संख्याएँ दे दी गई हैं, 15, 18 और 24, और हमसे कह रहा है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। देखो आंसर इसका 360 आएगा, लेकिन कैसे आएगा मैं आपको वो बताता हूँ। देखो कैसे 360 इसका आंसर आएगा, सबसे पहले ध्यान से देखना। देखो आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, सेकंड क्वेश्चन चल रहा था हमारा, एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है। और एलसीएम ज्ञात करना है हमको, संख्याएं कौन कौन सी दे दी गई हैं, 15 दे दी गई है। ठीक है, और कौन सी संख्या देख लेते हैं एक बार, 15, 18, 24।
15 संख्या है, 18 है और 24 है। तो ये 3 संख्याएं हैं और इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। देखो स्टूडेंट, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए 3 संख्या का आ जाए या 4 से 5 जितनी भी संख्याओं का एलसीएम पूछ दे, तो सबसे पहले अलग अलग सबके गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, 15 का अलग निकाल लोगे, 18 का अलग निकाल लोगे, 24 का आप लोग अलग निकाल लोगे। ठीक है, सबका अलग अलग गुणनखंड निकाल लो। जैसे कि 15 का निकालोगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, इसके 3 और 5 हो जाएंगे। 18 का निकालोगे तो 3 छाक 18, 3 दुना के, फिर लास्ट में 2 एकम 2। 24 का निकालोगे 2 एकम 2 दुना के, फिर काटो 2 छंगे 12, फिर काटो 2 तिहाई, फिर काटो 3 दुना के। ठीक है, 3 एकम 3। तो अगर आप इन सभी को लिखोगे तो देखिए 15 के गुणनखंड आए आप लोगों के 3 × 15। 18 का गुणनखंड निकला है 3 की घात 2 और 2। देखिए 24 का गुणनखंड आप लोगों का निकला है 2 की घात 3 और 3 की घात 1। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी कभी आप लोग एलसीएम निकालना, ठीक है, जब भी कभी आप लोग एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है भाई? एलसीएम निकालने का फार्मूला ये होता है कि जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है उसी को रख देते हैं। जैसे 2 की घात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इन तीनों में? यहाँ पर है 3, 2 की घात 3 यहाँ रख दो। ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई लगा दो। इसके बाद इसमें देखो 3 की घात 2 यहाँ पर है, 3 की घात 1 यहाँ पर है और 3 की घात 1 यहाँ पर भी है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर है तो 3 की घात 2 यहाँ लिख देंगे, फिर इंटू लगाओ। 5 की घात 1 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर है और कहीं 5 है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा बार तो यहीं पर है ना, तो 5 लिख दो। ठीक है, अब क्या करोगे, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। 2 की घात 3 होता है 8, 3 की घात 2 होता है 9 और 5। ठीक है, 9 × 72 हो जाएगा और इंटू 5 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दुना के 10, हाथ से लगाए 5 × 7 = 35, 1 36। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आप लोगों का निकलेगा 360। कितना निकलेगा? 360 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा उत्तर। ये क्या हो जाएगा? उत्तर। तो इस तरीके से आएगा इसका आंसर। देखिए एग्जाम में जो एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान आते हैं, हालांकि थोड़ा समय चला जाता है आपको समझाने में, बाकी होते बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है जिसमें आपसे कहा गया है कि दिया है एलसीएम यानी वही लासा आपको दे रखा है कितना। देखिए लासा 2 संख्याएं हैं। सबसे पहली संख्या ये ए, हम इसको मान लेंगे 132, बी मान लेंगे 288 को, और देखो इन दोनों का एलसीएम आप लोगों को 3168 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3168। हमको इसका मासा ज्ञात करना है, यानी कि इन्हीं दोनों ही संख्याएं जो 132 और 288 हैं, इन्हीं संख्याओं को देखिए स्टूडेंट आप लोगों को मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। आंसर आप लोगों का यहाँ पर कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला आप पहले वाले क्वेश्चन का लगाओगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने फार्मूला बताया था वही फार्मूला आप इस वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करोगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा यहीं पर। देखो क्वेश्चन आप लोगों का है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं, ठीक है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो सबसे पहले आपको तो ये समझना है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सह अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सह अभाज्य। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप बना लोगे। सह अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे अगर मैं मान लूँ एक संख्या ये है ऊपर और अंश और हर यानी भिन्न के रूप में ये होती हैं, तो सह अभाज्य संख्या भिन्न के रूप में होती हैं। जब आप लोग इनको ऊपर और नीचे से काटोगे तो ये कभी नहीं कटेंगी, किसी भी संख्या से कभी भी नहीं कटेंगी, कभी भी नहीं कटेंगी। ठीक है, कभी भी नहीं कटेंगी। और यदि कोई संख्या कटती है तो वो सह अभाज्य नहीं होगी, और अगर नहीं कट रही है तो वो संख्या सह अभाज्य होगी। अब चलो इसके ऑप्शन को देखते हैं क्वेश्चन के। सबसे पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्यों राइट होगा मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। अगर आप इस प्रश्न को देखोगे पहले ऑप्शन को, तो देखो अगर इसको 2 से काटोगे फिर भी नहीं कटेगा। 2 9 18 होता है और 25 तो 2 के पाड़े में आता ही नहीं है। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं। ये वाला कुछ जो है 18/25, यानी अगर आप करोगे 18/25 काट के देख लो, किसी से नहीं कटेगा। तो यही सह अभाज्य है, बाकी सारे कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 31 एकम 31, 31 तिहाई 93, बाकी सब कट जाएंगे। लेकिन 18,25 यानी 18/25 नहीं कटेगा।
तो यही इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का होगा। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जो एक, यानी कि अगर इसके हम बट्टे को कर देंगे तो ये कटेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आया, यही इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है 5 नंबर, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को। ठीक है, और सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो कह रहा है कि संख्या आपको दे दी गई है 144। ठीक है, संख्या 144 दे दी गई है और कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए क्या होगा। हो सकता हो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये प्रश्न समझ में ना आया हो। ठीक है, पर मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको इस क्वेश्चन को समझाने का। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है और देखो क्या कह रहा है 144 के आपको अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करने हैं। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और इसके बाद इसकी घातों का योग ज्ञात करना है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 दूना के 4, आगे काटो, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवाई 18, फिर 3 से काटो, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना के 3 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना के नहीं। तो अगर आप यहाँ देखोगे इसके गुणनखंड 144 के जो गुणनखंड निकले वो कितने निकले? 1 2 3 4, 2 की घात 4 आया है, प्लस इंटू लगाओगे 3 की घात 2 आया है। ठीक है, और हमसे प्रश्न में कह रहा था कि 144 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए और उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड जो आए उनकी जो घात आए उसका योग बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात 4 आई है और 3 की घात 2 आई है और इन घातों का आपस में क्या कर दो? योग कर दो। तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 यानी कि 6 राइट आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 6 इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से सभी स्टूडेंट को प्रश्न को सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का 6 हो जाएगा, टिक लगा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि यदि कह रहा है कि यदि 26 156 का एलसीएम 156 दे रखा है तो आप लोगों को मासा ज्ञात करना है। इसका मासा क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में भाई कुछ नहीं होता। मैंने जो ट्रिक आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी वही क्वेश्चन, मतलब वही ट्रिक, आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन में, 6 नंबर वाले में। ठीक है, यानी कि एलसीएम, ठीक है, गुणित एचसीएफ और इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब इस फार्मूले का प्रयोग करके आप लोग यहाँ से इसका एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो, ए अगर निकालना है वो भी निकाल सकते हो, बी निकालना है वो भी निकाल सकते हो। केवल आप लोगों को ए पता होना चाहिए, ठीक है, बी पता होना चाहिए, बस ये दोनों अगर आपको पता है तो एचसीएफ एलसीएम सब निकाल लोगे। ठीक है, तो इस वाले आंसर का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का 26 आएगा। आप लोग इसको जरूर करना घर पर ट्राई और कमेंट करके बताना जो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि 6 नंबर मैंने अगर आपको होमवर्क के लिए दिया है लगाने के लिए तो कमेंट करो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमने सही निकाला है। सभी लोग अभी कमेंट करो, अभी के अभी सॉल्व करके। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का है क्योंकि बहुपद से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि देखिए यहाँ पर हमको एक द्विघात बहुपद दे दिया गया है, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, और हमको इसके क्या ज्ञात करने हैं? शून्यांक ज्ञात करने, यानी शून्य ज्ञात करने हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा और मैं आपको बड़े ही अच्छे से समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और क्या कह रहा है? x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, हमको ये क्या दे दिया गया है? तो ये हमको एक प्रकार का ये हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद। हमको ये बहुपद दे दिया गया है और इस बहुपद के हमसे क्या कह रहा है कि शून्यांक निकालो। क्या निकालो? शून्यांक। ठीक है, शून्यांक मतलब क्या? शून्यांक मतलब नहीं पता तो ध्यान से समझो। शून्यांक का मतलब होता है x का मान। ठीक है, शून्यांक का मतलब होता है x का मान निकालना।
x का मान निकालना। अब ये x के मान आप लोगों के, ठीक है, दो भी आ सकते हैं, ठीक है, दो भी आ सकते हैं या तो एक ही आ सकता है, ठीक है, दो भी आ सकते हैं और एक भी आ सकता है। निकालोगे कैसे, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या करोगे, इसके भाई साहब जिस तरीके से आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हो उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। जो गुणा करने पर 3x स्क्वायर लाइए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 2x लाइए। देखो कैसे आओगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x, ठीक है। देखो अगर आप इसको जोड़ो घटाओगे तो माइनस का 2x आएगा, गुणा करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। बस हम लोग यही तो लाना चाहते हैं। आगे देखो, यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 यहाँ हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से हम लोग इन दोनों को एक बार ले लेते हैं, x माइनस का 3, और एक बार इसको और इसको ले लेते हैं x प्लस का 1। तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा यहाँ x इज इक्वल टू माइनस का 3 और दूसरा निकलेगा x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, आप लोगों के जो शून्यांक निकले हैं, एक x का शून्यांक क्या निकला, माइनस का 3 निकला है और ये प्लस का 1 निकलेगा, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं। देखो ये आपका x माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 माइनस का 1, ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का, प्लस का 3 माइनस का 1। यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा आप लोगों का, प्लस का 3 माइनस का 1, ये राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, जरूर तैयार करके जाना और 100% आप लोग 20 में 20 पूरे सही करके आओगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आप लोगों का है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांक की संख्या होती है। तो मतलब कि कोई द्विघात बहुपद है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यही एक द्विघात बहुपद है आप लोगों का। अब अधिक से अधिक इस द्विघात बहुपद के शून्यांकों कितने होंगे, मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो देखो ध्यान से समझ लेना, कभी भी अगर आपसे द्विघात बहुपद कहे, द्विघात, तो द्विघात में हमेशा 2 होती है। अगर आपसे कहे त्रिघात कह दे, ठीक है, त्रिघात की बात कर दे तो उसमें अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या 3 होती है। चौघात बहुपद की बात कर दे, चौघात बहुपद की, तो उसमें 4 होती है, ठीक है। पंचघात बहुपद में 5 होती है। तो यहाँ द्विघात बहुपद के शून्य अधिक से अधिक कितने शून्यांक होंगे, 2 होंगे इसके, ठीक है, 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि शुरुआत में x की पावर 2 होती है और यही इसके शून्यांकों की घात होती है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न है हमारा, हमसे कह रहा है इसमें कि 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6 है और y इज इक्वल टू 0 दे रखा है और कह रहा है इसको हल कीजिए। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि सबसे पहले ये जो आपको समीकरण यहाँ दे रखा है, इस समीकरण में आपको y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर इस जगह पर y की वैल्यू पुट करनी है और आप लोगों को x का मान निकालना है। ये सबसे पहले तो आपको करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप यही करोगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको दे रखा है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू हमको 0 इस समीकरण में पुट करनी है, ठीक है। इस समीकरण में हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है। देखो 3x प्लस का 2y की जगह 0 पुट कर दो, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब ये पूरा आपका 0 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो 3x इज इक्वल टू 6, 3 एकम 3, 3 दूना के, तो x के बराबर 2, x बराबर आप लोगों का 2 आ जाएगा। अब x बराबर 2 आप समीकरण नंबर देखिए, सॉरी, x बराबर आपका 2 आ गया, y बराबर आपका 0 आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो बिंदु आपका बन जाएगा 2,0, क्योंकि होता क्या है, x, y होता है ना, तो इस वजह से बिंदु बनेगा 2,0। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का यहाँ हो जाएगा 2,0, ये वाला राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा ये वाला आप लोगों को। यहाँ पर हमको समीकरण को सॉल्व करना था और x की वैल्यू निकालनी थी और y की वैल्यू निकालनी थी, और x की वैल्यू और y की वैल्यू को रख करके कुछ इस तरीके से मान यहाँ पर 2,0 निकलेगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 10 नंबर अगला प्रश्न होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा प्रश्न है थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इस प्रश्न को भी। देखो यहाँ पर हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, हमको सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है कि k का किस मान, यानी k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म
रैखिक समीकरण युग्म, एक ये समीकरण दे दिया गया है और एक ये रैखिक समीकरण दे दिया गया है। हमसे कह रहा है कि k के किस मान के लिए, यानी भैया हम लोगों को इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात पहले पता चली। दो समीकरण दे रखे हैं, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक चीज़ और इसमें दे रखी है कि भैया यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर आप लोगों ने देखा है कि इस प्रश्न में अनेक हल दे रखे हैं। देखो अनेक हल दे रखे हैं, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर नंबर जो आप लोगों का 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, उस चैप्टर का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पर अनेक हल इस क्वेश्चन के दे दिए गए हैं। देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। सबसे पहला समीकरण x प्लस के वाई इक्वल टू 1, यक्स प्लस का के वाई इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। सेकेंड दे रखा है के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये आपको समीकरण नंबर दूसरा दे रखा है ना। ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया, जरूर समझ में आया होगा। देखो 10वां प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, देखो ठीक है। यहाँ देखो आप लोग कि आप लोगों को 2 समीकरण दे रखे हैं। हमसे कह रहा है कि इन दोनों ही समीकरणों के अनेक हल हैं। क्या है? अनेक हल हैं। इस दोनों ही समीकरणों कैसे अनेक हल हैं। अनेक हल कहने का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आया। अनेक हल में देखिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। देखो जब भी कभी 2 रैखिक समीकरण दे दिए जाएं और कह दे कि अनेक हल हैं, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ पर ये वाली सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये सब आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग ये क्यों निकाले? ये हम लोग इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ से इस समीकरण से हम लोग निकालेंगे a1 इज इक्वल टू निकलेगा 1, b1 इज इक्वल टू इस समीकरण से निकलेगा k, c1 इज इक्वल टू हमारा निकलेगा यहाँ से 1। अब इस समीकरण से हम लोग निकालेंगे a2, b2 और c2। a2 हम लोगों का इस समीकरण से निकलेगा k, b2 निकलेगा केवल y निकलेगा हम लोगों का, नहीं y नहीं निकलेगा, 1 निकलेगा, c2 हम लोगों का निकलेगा k स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए a2 आप लोगों का a2 वाली लाइन ये आ चुकी है, 1 वाली लाइन ये आ चुकी है। ठीक है, अब सारे मान हम लोग यहाँ पुट करते हैं भाई। a1 हम लोगों का 1 निकला, ठीक है, a2 हम लोगों का k निकला, b1 हम लोगों का k निकला, b2 हम लोगों का 1 निकला। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके बाद देखो c1 हम लोगों का 1 निकला, c2 हम लोगों का k स्क्वायर निकला। हम लोग क्या करते हैं कि भाई किसी एक को आपस में बराबर दिखा देते हैं। आप चाहो तो इन दोनों को बराबर दिखा सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को बराबर दिखा सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को बराबर दिखा सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस वाले को बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, आसान रहेगा। तो 1 अपॉन k इज इक्वल टू k अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इज इक्वल टू आप लोगों का 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 1, तो प्लस माइनस का 1 इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट जब देखो ये स्क्वायर अंडर रूट और ये प्लस माइनस में होता है, और 1 अंडर रूट 1 जो होता है ये 1 के ही बराबर होता है, लेकिन अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस भी आ जाता है। तो इसी वजह से k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1 ये राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलो इसका राइट ऑप्शन आप लोग टिक लगा लो, ये वाला टिक लगाओगे आप लोग। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है ये वाला, इसमें आप लोग ये वाला टिक लगाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण दे दिया गया है, एक ये समीकरण दे दिया गया है, एक ये समीकरण दे दिया गया है, और कह रहा है सिंपल इसको हल कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम 0 लेवल वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा अगर आपको आता है तो। देखो सबसे पहला समीकरण दे रखा है x प्लस का y इज इक्वल टू 10। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड समीकरण दे रखा है हम लोगों का x माइनस का y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में इसको काट दोगे, ये आपका 2x हो जाएगा, ये 10 4 14 हो जाएगा। x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ से आ जाएगी 7। तो सबसे पहले x की वैल्यू 7 आ गई,
x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो x माइनस का y इक्वल टू 14 यानी x बराबर 7 रखोगे और माइनस का y इक्वल टू 14 और y इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा 14 माइनस का 14 इक्वल टू 14 माइनस का 7, तो माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा 7, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, समझ में आया? एक मिनट रुको, गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर ये 4 है केवल, तो देखिए x माइनस का y इक्वल टू 4 है, ये x बराबर 7 है, 4 है, ठीक है, माइनस का y इक्वल टू 4 माइनस का 7, तो माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आप लोगों का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 3, x बराबर 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7,3। ये इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 7,3। तो देखिए 7,3 यानी ये देखिए 7 और 3, ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा जा करके। ठीक है, तो ये इसका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा। सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जरूर तैयार करके जाना इनको। ठीक है, और मेरे साथ लगाते हुए सभी लोग चलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, इन्हीं में से आपको 2024 यानी 27 फरवरी को इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण, हमको एक द्विघात समीकरण ये दे दिया गया है और हमसे कह रहा है कि इसका विभक्त कर बताइए, इसका विभक्त कर बताइए। ठीक है, पहला प्रश्न आया है विभक्त कर वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो 12 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको विभक्त कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभक्त कर ज्ञात करना है। तो विभक्त कर जो हमारा होता है ये d होता है और इस d की जो वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac। इस d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बस हमको ये ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के लिए हमको एक द्विघात समीकरण की जरूरत पड़ती है। तो d को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण की जरूरत पड़ती है, जो कि हमको यहाँ दे रखा है ये 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4, ये हमको द्विघात समीकरण मिल गया। हम यहाँ से d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे बड़े ही आसानी से। देखो ये हम लोगों का a हो जाएगा, ये हम लोगों का b हो जाएगा, ये हम लोगों का c हो जाएगा। तो b कितना है मेरे भाई, माइनस का 6 है, तो रख दो माइनस का 6 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस लगाओ 4, a कितना दे रखा है 3 दे रखा है, रख दो, c कितना दे रखा है 4 दे रखा है, रख दो। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4 3 12 चौकी 48 और माइनस का 48 और 36 माइनस का 48 कितना होता है माइनस का 12, तो माइनस का 12 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए लगाया क्वेश्चन को, माइनस का 12 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि स्टूडेंट ये वाला राइट ऑप्शन आप लोगों का बन जाएगा, माइनस का 12। समझ में आया क्वेश्चन, विभक्त कर ज्ञात करना था, कैसे हुआ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को k का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि यदि समीकरण, हमको यहाँ समीकरण दे दी गई 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों को यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है। हमसे क्या कह रहा है, k का मान निकालो। कब निकालो, जब इस समीकरण के मूल बराबर हों, जब इस समीकरण के मूल बराबर हों तो k का मान निकालो। देखो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है कि मूल बराबर हूँ, k का मान निकालो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब भी कभी द्विघात समीकरण दे दे, जैसे कि यहाँ दे दिया गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का k इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को सॉल्व कर रहे हैं। देखो जब भी कभी आपको द्विघात समीकरण दे दे और हमसे कह दे कि इसके क्या है, मूल बराबर हैं, मूल क्या कह दे, बराबर हैं, इसके कह दे मूल बराबर है। तो मूल बराबर कहने का मतलब पता है क्या होता है, मूल बराबर कब होते हैं, जब हमारा जो विभक्त कर है ना, विभक्त कर, जब ये विभक्त कर मैंने आपको अभी बताया था, तो वही विभक्त कर जो d है इसकी वैल्यू जब 0 होती है ना, तब होते हैं मूल बराबर। मतलब स्टूडेंट ये जो d हमारा है ना, d b स्क्वायर माइनस का 4ac, जब ये 0 के बराबर होता है तब मूल बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को एक द्विघात समीकरण की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारी दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का k बराबर में 0। यहाँ से हम मान निकालेंगे तो देखिए a हमारा ये है, b हमारा ये है, ठीक है, और c हमारा यहाँ पर ये है, जो कि हमारा k दे रखा है। a हम लोगों का 3 निकला, b हम लोगों का यहाँ पर माइनस का 12, c हम लोगों का k निकला। ये सब चीज़ें हमको पता चल गई हैं। और विभक्त कर d बराबर 0 है, जिसका मान होता है
है ना, जिसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू माइनस का 12 पुट कर दो, इसका स्क्वायर लगा दो, माइनस का 4, a की वैल्यू 3 रख दो, c की वैल्यू k, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 रख दो। सॉल्व कर लो मेरे भाई, तो 12 का 12 144 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 4 तिहाई 12 k हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब इसको उधर साइड ले जाओ तो माइनस का 12 k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 144। ठीक है, इतना समझ में आया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 12 एक कम 12 और 12 दूना के 24, यानी k की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी 12। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। बस यही आप लोगों का राइट ऑप्शन होता है, बस यही k की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी। शुरुआत से अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो हमको एक द्विघात समीकरण दे दिया गया था, उसके मूल बराबर थे, यानी कि विविक्त कर हमारा 0 के बराबर है। मूल बराबर यानी विविक्त कर 0 के बराबर। अब विविक्त कर 0 के बराबर है मतलब कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के बराबर में है। समझ में आ गया। यहां से हम लोगों को एक द्विघात समीकरण की जरूरत पड़ती है जो कि हमको पहले पता थी, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस के बराबर 0। यहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकाल ली, सारी वैल्यू इस समीकरण में पुट कर दी और हमने यहां से k का मान ज्ञात कर दिया। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप लोगों को जब भी कभी द्विघात समीकरण दे दे और मूल बराबर है कह दे तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 12 इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है कि समीकरण आप लोगों की यहाँ है 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण दे रखी है और कह रहा है कि इसका विविक्त कर क्या होगा, वही वाला फार्मूला यूज़ करोगे d वाला। ठीक है, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac और इसमें यहाँ से आप लोग a की वैल्यू देखिए 3 हो जाएगी, b की वैल्यू आप लोगों की माइनस की 2 हो जाएगी, c की वैल्यू 1/3 हो जाएगी और सारी वैल्यू पुट कर देना इसमें और आंसर हमें कमेंट करके बताना। अब अगला प्रश्न आप लोगों का 15 नंबर है। एक समीकरण दे दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर में 0 और इसके कह रहा है कि मूलों का योग क्या होगा, इसके मूलों का योग पूछ रहा है। मतलब कि स्टूडेंट आप लोगों से मूलों का योग पूछ रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन ये आप लोगों का होगा। समझना प्रश्नों को, क्योंकि बिना समझे आप अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी भाई। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है और इसके क्या है भाई साहब, हमको इसके मूलों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों का योग मतलब क्या होता है, देखो मूलों का योग मतलब ये है, मूल समझ लो पहले। मूलों का योग समझने से पहले मूल समझ लो, मूल क्या है। तो देखो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल होते हैं अल्फा एंड बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, ये दो होते हैं मूल। हमसे क्या पूछ रहा था, इसके मूलों का योग पूछ रहा था। मूलों का योग मतलब अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, जो कि आप लोगों का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए ये होता है। और अल्फा डॉट बीटा बराबर में क्या होता है, c अपॉन ए ये होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, मूलों का योग पूछ रहा था, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग पूछ रहा था, जो कि होता है माइनस का b अपॉन ए। अब सभी लोगों को पता है कि b और a c a कहाँ से आएगा, तो इस समीकरण से आएगा। देखो a बराबर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा 5, b बराबर आप लोगों का हो जाएगा माइनस का 3, c बराबर हो जाएगा 2। सारी वैल्यू पता चल गई, a b c, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो और अगर योग पूछे तो ये निकाल देना और गुणनफल पूछे तो ये निकाल देना और आंसर हमें कमेंट करके बताओगे कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ दे रखे हैं ऑप्शन ये और ये इसका राइट ऑप्शन होगा, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, अगला प्रश्न। यहाँ हमसे कह रहा है स्टूडेंट कि एक समीकरण है ये, जो कि ये दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमसे कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल समान है। मूल कैसे हैं स्टूडेंट, मूल समान है, मूल समान है। फिर उस कंडीशन में हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। समीकरण हमको क्या दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमसे कह रहा है कि इसके मूल समान है। इसके मूल कैसे हैं, समान हैं, मूल समान है। और हमसे क्या कह रहा है, मूल समान है तो हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है,
विभक्त कर ज्ञात करना, सॉरी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। मूल समान है और हमें सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू ए ही रहेगी, बी की वैल्यू बी ही रहेगी, सी की वैल्यू सी ही रहेगी। ठीक है, अब आप लोग सिंपल से कुछ नहीं करोगे, यहाँ से बस सी की वैल्यू निकालनी है। और देखो मूल समान है तो मतलब डी की वैल्यू 0 होगी। अब डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये सारी चीज़ें 0 के बराबर में होंगी। देखो चूंकि बी भी वही रहे, सी भी वही है, ए भी वही है, तो सारी चीज़ एज इट इज़ रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा इसमें। अब सीधा सॉल्व करना शुरू कर दो। आप क्या करोगे, सबसे पहले इस बी को उधर ले जाओगे तो माइनस का 4ac ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a, सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a। यहाँ देखो ये राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। पहले ही सारे प्रश्न करा चुका था लेकिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए वीडियो दोबारा बनानी पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी दे दी गई है 3 11 माइनस का 1 और 3। ये समांतर श्रेणी है, डॉट 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 आगे तक चलती रहेगी ये समांतर श्रेणी, और इसमें इसका सार्वांतर ज्ञात करना है। सार्वांतर मतलब कि डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सार्वांतर मतलब क्या होता है कि दूसरे पद से पहला पद यानी दूसरे पद से पहला पद माइनस करो तो 1 माइनस का 3 कितना होता है, माइनस का 2। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा पद माइनस का पहला पद सार्वांतर होता है तो माइनस का 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का, इसको समझाते हैं थोड़ा अच्छे से, इसको अच्छे से समझाते हैं। देखो इसको समझो, यहां पर कह रहा है कि चित्र में एक त्रिभुज हम लोगों को ए बी सी दे रखा है। ये देखो ए, ठीक है, बी और सी, एक हमको त्रिभुज ए बी सी दे रखा है और इस त्रिभुज में क्या कह रहा है कि बी सी जो है ना, बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। मतलब स्टूडेंट ये जो हम लोगों का बी सी भुजा है ना, इसके समांतर एक पी क्यू रेखा खींच देते हैं जो कि ये इसके और ये दोनों आपस में समांतर होती हैं। यानी जो पी क्यू खींचा गया ये बी सी के समांतर है, पी क्यू खींचा गया ये बी सी के समांतर है और यहाँ पी क्यू रेशियो बी सी का दे रखा है, पी क्यू मतलब पी क्यू बी सी का रेशियो 1:3 दे रखा है। अब ऐसे में हमको ए पी और पी बी का अनुपात ज्ञात करना है, यानी ए पी रेशियो पी बी हम लोगों को फाइंड करना है। समझ में आ गया? चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको प्रश्न को यहीं सब समझाता हूँ। सबसे पहले कभी भी किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखाखंड खींचा जाए और वो आधार वाली भुजा के समानांतर हो तो बने हुए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अगर आपको दो त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं तो सबसे पहला त्रिभुज आप लोगों का हो जाएगा ए बी सी। सबसे पहला त्रिभुज होगा ए बी सी। अब दूसरा जो त्रिभुज आप लोगों का होगा वो हो जाएगा ए पी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहला त्रिभुज आप लोगों का क्या होगा? त्रिभुज होगा ए बी सी जो कि समरूप होगा त्रिभुज ए पी क्यू के, ये आपस में समरूप होंगे। और 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। जब भी कभी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यानी कि स्टूडेंट ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। ये चीज़ होती है, ध्यान से देखो ये चीज़। अब अगर आपको थोड़ा सा और मैं अच्छे से समझाऊं तो देखो ए बी जो है ना, ये आप लोगों की ए पी प्लस पी बी के बराबर में है। किसके? ए पी प्लस पी बी के बराबर में है। बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं। ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। हमने इसको इसलिए लिया क्योंकि इसका रेशियो देखिए 1:3 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे 1:3, यानी भैया पी क्यू और बी सी का रेशियो 1/3 दे रखा है। तो मतलब ये आप लोगों का 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा ए पी प्लस पी बी बट्टे में ए पी। तो इसका तिर्यक गुणा कर दोगे आप लोग तो हो जाएगा यहाँ से 3AP और ये हो जाएगा AP प्लस PB, है ना। और इस AP को उधर भेज देंगे तो 3AP माइनस का AP और ये आपका PB एज इट इज़ रहेगा। तो PB इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 2AP।
अब यहाँ से आप लोग इस AP को उधर ले आओ, तो PB अपॉन AP इज इक्वल टू 2:1। अगर AP अपॉन PB करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। बस यही हमको ज्ञात करना था। तो AP रेशियो PB का अनुपात निकलेगा 1:2। यही चीज़ हमको ज्ञात करनी थी, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 1:2। ठीक है, अच्छे से प्रश्नों को देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया इस वाले प्रश्नों को तो आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ठीक है, दोबारा आगे से बढ़ाकर 2-3 मिनट आगे करके देख लेना, अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जो कि कह रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हों परंतु उनके परिमाप समान ना हो कहलाती हैं। यानी ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक ये त्रिभुज हमने ले लिया और एक ये बड़ा सा त्रिभुज हमने ले लिया। ये देखने में समान है, यानी कि ये आकार में समान है लेकिन परिमाप इनका अलग अलग होगा। तो ऐसी चीज़ें जो देखने में समान लगती हैं, यानी उनके आकार देखने में समान लगते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं क्षेत्रफल और परिमाप उसके अलग अलग होते हैं तो सर्वागसम कहलाती हैं। ठीक है, चलिए भाई, इस तरीके से यहाँ तक 19 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर है। कह रहा है कि चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, BD बराबर 2 सेंटीमीटर है और CD बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को क्या करना है कि कोण BAD और कोण CAD का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि कोण BAD अनुपात CAD ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले इसके त्रिभुज को देखो, इस तरीके का त्रिभुज दे रखा है। AB आप लोगों को 3 सेंटीमीटर, AC आप लोगों को 6 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कोण BAD ये हो जाएगा, कोण CAD ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो भुजाएं, देखिए आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो आप लोगों का ये त्रिभुज है, इसके संगत भुजा ये, यानी ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी संगत भुजा ये जो कि 4 सेंटीमीटर। तो बस इतना ही आप लोगों को सॉल्यूशन में करना है कि कोण BAD, इस BAD की संगत भुजा कौन सी है, BD। ठीक है, BD है जो कि कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, BAD। अब देखिए कोण ACD के भुजा संगत कौन सी है, CD। तो कोण CAD की संगत भुजा कौन सी है, CD है, जो कि कितनी दे रखी है, कोण CAD जो कि 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर आप यहाँ से इनका अनुपात निकालोगे तो कोण BAD बट्टे में कोण CAD ये निकलेगा 2/4। तो निकलोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो यानी कि BAD रेशियो CAD जो निकलेगा वो 1:2 निकलेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1:2। तो यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ इसका राइट ऑप्शन, तो भैया यहाँ आप लोगों का 1:2 तो नहीं दिख रहा, लेकिन 2:4 दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को काटना नहीं है। ठीक है, इसको काटना नहीं है और इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, 2:4। इसको काटो मत, 2:4 रहो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल के हिसाब से अगर काट दिया जाए तो कटे वाला आप राइट ऑप्शन लगा देना, अगर नहीं काटा जाए तो एज इट इज़ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और भी प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। ये देखो 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि भैया आप लोगों के निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। ठीक है, और भी क्वेश्चन दिखा देते हैं, बहुत सारे यार क्वेश्चन है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब इन सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में नहीं समझा जा सकता, इसलिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार की जा रही है, जो कि आपको जल्द ही मिलेगी। सबसे पहले इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द ही मैं आप लोगों को कुछ समय बाद वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा इसके आगे के क्वेश्चन की।